हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षाविद महर्षि के अंदर। हमने 10th क्लास के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को पढ़ रहे हैं और अभी तक काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ लिया हमने? इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया, उसके अलावा कंडक्टर, इंसुलेटर और इलेक्ट्रिक सर्किट तक पढ़ लिया। अब आगे हम चलते हैं ओम्स लॉ की तरफ, पर उससे पहले थोड़ा सा इलेक्ट्रिक करंट जो हमारा बाकी रह गया था उसे समझेंगे। तो आइए इधर एक बार छोटी सी नज़र। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्या है इलेक्ट्रिक करंट? आई चार्ज फ्लो हो रहे हैं किसी टाइम पीरियड के अंदर, तो फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। इसकी जो एसआई यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट की, क्या होती है? वो एम्पियर होती है। क्या होती है? एम्पियर। एम्पियर को हम क्या लिख सकते हैं? कुलाम पर सेकंड, क्योंकि इसकी यूनिट कुलाम और इसकी सेकंड, कुलाम पर सेकंड, या फिर कुलाम इंटू सेकंड की पावर -1। तो ये तीनों यूनिट करंट की है, पर जनरली हम यूज कौन सी करते हैं? एम्पियर की करते हैं। आगे आते हैं। बोर्ड के अंदर बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन ये है कि 1 एम्पियर को डिफाइन करें। देखो, फिजिक्स के अंदर आपको एक बात ध्यान रखनी है। क्या बात ध्यान रखनी है? कि यहाँ पर डेफिनेशन से क्वेश्चन बनेंगे, फॉर्मूले बनेंगे, एंड फार्मूला से डेफिनेशंस बनेगी। ठीक है। अब आपने इन दोनों में से किसी एक चीज को भी एकदम इजीली समझ लिया है तो समझ ले, तो आप डेफिनेशन से फॉर्मूला और फॉर्मूले से डेफिनेशन बना सकते हैं। तो इधर देखिए, हम 1 एम्पियर की डेफिनेशन कैसे बनाते हैं। किसी भी कंडक्टर वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है? जिस एरिया के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी अंदर फ्लो होगी, जो वायर सिलेंडर होता है तो उसका आगे वाला जो एरिया होता है, चौक का आपको आगे का एरिया दिखाई दे रहा है, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। कौन सा एरिया है? क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर 1 सेकेंड तक हम अगर 1 कूलाम चार्ज को फ्लो करवाएंगे तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कितनी होगी? 1 एम्पियर होगी। करंट कितना होगा? 1 एम्पियर होगा। यहां तक आपको समझ में आया? तो ये इसका फॉर्मूला है। इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के लिए हम प्रैक्टिकली जो यूज करते हैं मीटर, उसका नाम होता है अमीटर। क्या नाम होता है? अमीटर। ये हमेशा सीरीज कनेक्शन के अंदर जुड़ता है किसी भी सर्किट के अंदर, इसकी खास बात है। आगे चलते हैं। एम्पियर की कुछ और यूनिट्स भी है। पहला है मिली एम्पियर। करंट की कुछ और यूनिट है मिली एम्पियर। मिली एम्पियर को स्मॉल m और a से लिखते हैं। इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -3 एम्पियर। फिर है माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर को म्यू और a से लिखते हैं। इसकी यूनिट वैल्यू होती है 10 की पावर -6 एम्पियर। 10 की पावर -6 एम्पियर। यहां तक आपको समझ में आया? अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पे। मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है और आप सब इस डायग्राम को देख के बताएं कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी। आप जब इस सर्किट डायग्राम को देखेंगे तो आपके ध्यान में आएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव टू नेगेटिव है। पॉजिटिव से नेगेटिव है। एक्चुअली में ऐसा नहीं है, ये केवल शो की हुई डायरेक्शन है। और डायरेक्शन की डेफिनेशन के अंदर आप क्या पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन उस डायरेक्शन को बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन होती है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन को आपको क्या बोलना है? इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन बोलना है। इलेक्ट्रॉन कहां से फ्लो होंगे? नेगेटिव टर्मिनल से फ्लो होंगे। तो यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो होके ऐसे आएंगे, पर हमने डायरेक्शन कैसे दिखाई? इसकी अपोजिट डायरेक्शन। तो ये होती है इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन। यहां तक आपको समझ आया? अब एक जनरली छोटा सा न्यूमेरिकल देखेंगे और भी बातें समझ में आ जाएगी। उससे पहले एक बात और ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। यहाँ पर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होने के बाद भी वेक्टर क्यों नहीं है, इस बारे में हम आगे वाली वीडियोस में बात करेंगे। यहाँ पर आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। यहाँ तक आपको समझ में आया? तो आगे देखिए, हम एक न्यूमेरिकल करेंगे छोटा सा, एकदम इजी न्यूमेरिकल बताऊंगा मैं आपको, ताकि उसमें 2 तरीके की न्यूमेरिकल आपकी कंप्लीट हो जाए। ये चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो उस हिसाब से इसे पढ़ें। हमें दे रखा है कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज है वो 4 जूल का वर्क करता है। कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज
4 जूल का वर्क करता है किसी पॉइंट ए से बी तक जाने में, ठीक है। और उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस है 2 वोल्ट। कितना है? 2 वोल्ट। और उससे ये काम करने में कितनी देर लग रही है? उससे काम करने में लग रहा है 1 सेकेंड। कितनी देर लग रही है? 1 सेकेंड लग रहा है। तो बताओ वहां पर कितनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है? तो बता, एकदम इजी काम है, हम बताएंगे। आई का फॉर्मूला, आई इक्वल्स टू क्या होता है? Q बाई टी। जस्ट अभी देखा था। T है, Q है, नहीं है। अब Q कहां से लाएं? तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस वाला किया, जब एक फॉर्मूला और पढ़ा था। क्या पढ़ा था? V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? तो उस हिसाब से Q का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई वी। तो वैल्यू रखो, Q इक्वल्स टू डब्ल्यू कितना है? 4 और V कितना है? 2। तो 4/2। आंसर क्या आएगा आपका? 2 कूलम। ये आ गया आपका Q आ गया। अब आप करें I इक्वल्स टू 2/1, तो आंसर आएगा आपका 2 एम्पियर। ये आ गया आपकी इलेक्ट्रिसिटी। यहां तक आपको समझ में आया कैसे हुआ न्यूमेरिकल? एकदम इजी था। पहले Q फाइंड किया, फिर Q से हमने I फाइंड कर लिया। यहाँ तक समझ में आया? अब हम आते हैं इस चैप्टर के थोड़े बड़े टॉपिक, या फिर बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओम्स लॉ पर। किस पर आता है? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बारे में ये जानकारी है कि ये जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। जॉर्ज साइमन ओम ने ओम्स लॉ दिया था। इन्होंने ये बताया था कि जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इलेक्ट्रिक करंट हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये रिलेशन किसने दिया था? जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज ओम ने दिया था, ठीक है। अब ये रिलेशन ही क्या है? ओम का नियम है, इससे आपको ध्यान रखना है। अब इसे मैथमेटिकल तरीके से हम देखेंगे। क्या बोला इन्होंने? कि जो करंट होती है वो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं क्या? लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। चाहे मैं 3×2 करूं या 2×3 करूं, आंसर 6 ही है ना। तो चाहे V I के प्रोपोर्शनल है या फिर I V के प्रोपोर्शनल है, बात तो एक ही है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है इस कंडक्टर में, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है। मैं अगर B की पोजीशन बार बार चेंज करता हूं, कभी यहां लाके B को कम कर देता हूं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? कम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस कम मतलब क्या? इलेक्ट्रिसिटी जो यहाँ फ्लो हो रही थी, क्या इतने में वो इतनी सारी फ्लो हो जाएगी? क्या नहीं होगी। इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? कम आ जाएगी। तो मतलब आप पोटेंशियल डिफरेंस कम करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक करंट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आप अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दोगे तो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये बात आपको समझ में आई क्या? पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, इलेक्ट्रिक करंट भी कम होगा। यहां तक आपको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? आगे देखें। अब हमें क्या करना है? इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाना है। इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाना है, तो हटा देते हैं। V इक्वल्स टू आई, क्योंकि जब भी प्रोपोर्शनल हटेगा क्या आएगा? इक्वल्स टू आएगा। और जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो इक्वल्स टू के साथ में क्या आता है? एक कांस्टेंट आता है। यहां पर एक कांस्टेंट आया R का मतलब रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के अंदर बाधा पैदा करे, एक रेजिस्टेंस पैदा करे जिससे इलेक्ट्रिसिटी आगे ना जा पाए, एक ब्रेक पैदा करे, वही क्या होता है? किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी सड़क के ऊपर चल रहे हैं, स्मूथ रोड है, अचानक से स्पीड ब्रेकर आ जाता है तो, या फिर खड्डा आ जाता है, तो हमारी स्मूथनेस खत्म होती है नहीं होती? स्पीड ब्रेक होती है नहीं होती? तो हमारी जो स्पीड है, जिस स्पीड से हमारी गाड़ी चल रही थी, तो उसे आगे जाने में दिक्कत होती है ना। वही बात है, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में किसी भी कंडक्टर में जो अपोजिट फोर्स लगाता है तो वही क्या होता है? उसका रेजिस्टेंस होता है। हर मटेरियल की रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी अलग अलग होते हैं। ये हम आगे इसी चैप्टर में
पढ़ेंगे। अभी एक बार देखिए थोड़ा सा। तो R का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V अपॉन I। अब ये जो R है रेजिस्टेंस है, इसकी ऐसा यूनिट लिखनी है तो लिख दो ऐसा यूनिट, इसकी हो जाएगी वोल्ट पर एम्पियर, ये इसकी ऐसा यूनिट हो गई। इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप ओम भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ओम। ये ओम का सिंबल है, ठीक है। आप सिंबल ना बना पाए तो आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं OHM। कोई भी बच्चा बोर्ड के अंदर या कहीं पर भी ओम की जगह पर ये वाला ओम नहीं लिखेगा, यहाँ पर हमें यही ओम लिखना है। ये बात समझ में आई आपको, आगे देखते हैं। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम, ऐसा यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस की ओम होती है। यहाँ पर R क्या था, रेजिस्टेंस था, V क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस था, और I क्या था, इलेक्ट्रिक करंट था। एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, R इक्वल्स टू V अपॉन I। इस नियम से हमें समझ में क्या आई बात, इस नियम से हमें ये बात समझ में आई कि जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का, वो हमेशा उस कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मतलब आप अगर पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करोगे तो वहां पर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, आप पोटेंशियल डिफरेंस को कम कर दोगे तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। दूसरी बात समझ में क्या आई, हमें दूसरी बात ये समझ में आई कि कोई भी कंडक्टर होता है, अगर आप उसके रेजिस्टेंस को हाई करोगे, इंक्रीज करोगे, तो आपका इलेक्ट्रिक करंट लो हो जाएगा। बिकॉज रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिक करंट आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आप किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को लो कर दोगे तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी एकदम इजीली आगे फ्लो हो जाएगी। यहां तक समझ में आया, यही था ओम का नियम। इस ओम के लॉ को हम प्रूफ कर सकते हैं। ये प्रूफ इतना ही है कि जो भी I और V की वैल्यू आएगी वो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, और इनके बीच का जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ हमेशा क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। हमेशा ग्राफ क्या बनेगा, V और I का जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये ओम का प्रैक्टिकल प्रूफ भी बोलते हैं इसे कि I और V का एग्जांपल, I और V का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। आप इस फॉर्मूले से अगर I और V की वैल्यू रखेंगे हर बार तो आपको कांस्टेंट वैल्यू ही सामने आएगी। तो उस कांस्टेंट वैल्यू से आप I और V का जब ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ आपका क्या आएगा, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही आएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब जिस कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस हाई होता है, जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस हाई होता है उसे हम रजिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिस्टर बोलते हैं। और जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है मतलब बहुत ज्यादा हाई है, उससे हम इंसुलेटर बोलते हैं। रजिस्टर और इंसुलेटर में डिफरेंस क्या है, रजिस्टर में से फिर भी इलेक्ट्रिसिटी निकल सकती है, बट इंसुलेटर में से इलेक्ट्रिसिटी आगे फ्लो नहीं हो सकती। यहां तक आपको समझ में आया, चले आगे। ये था आपके ओम्स लॉ। इंसुलेटर क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब एक एग्जांपल करेंगे न्यूमेरिकल का, जिससे हमें सारी बात समझ में आ जाए। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, सभी करेंगे, मैं भी करूँगा। देख, क्वेश्चन ये है, आप समझें कि एक रूम हीटर है, उस रूम हीटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है 2.4 एम्पियर। कितनी फ्लो हो रही है, 2.4 एम्पियर। किसके अंदर, रूम हीटर में इलेक्ट्रिसिटी कितनी फ्लो हो रही है, मैं सीधे आपको ऐसे लिखवा रहा हूँ। रूम हीटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है 2.4 एम्पियर। अब उसे जिस मेन सप्लाई से जोड़ रखा है, वो जो सप्लाई लाइन है वो कितनी की है, 120 वोल्ट की है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 120 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 120 वोल्ट। इसी रूम हीटर को अगर मैं दूसरी सप्लाई लाइन में जोड़ दूं, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 240 वोल्ट है, तो आप अब उस रूम हीटर की इलेक्ट्रिक करंट को फाइंड करें।
पहले उस एक रूम हीटर की इलेक्ट्रिक करंट कितनी है 2.4 एम्पियर है, उससे हमने जिस सप्लाई से जोड़ रखा है, जिस लाइन से जोड़ रखा है वो 120 वोल्ट की है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 120 वोल्ट है। अब मैंने उस रूम हीटर को उस सप्लाई से हटा के 240 वाली सप्लाई लाइन में जोड़ दिया, तब उसके अंदर कितनी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी ये हमें बताना है। तो एकदम इजी है, आई का फॉर्मूला तो अभी सीखा ही था हमने, ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ फॉर्मूला V इक्वल्स टू आई आर। देन आई का फॉर्मूला I इक्वल्स टू V बाय आर। होगा या नहीं होगा? हो गया। V की वैल्यू है भाई, दो दी है, कुछ भी रखो ना। हमें करंट किसके लिए फाइंड करनी है? इसके लिए। तो हमें V कौन सा रखना है? ये रखना है। पर R कहां से लाएंगे? R नहीं दिया तो पहले R फाइंड करेंगे। अब R के लिए दो चीज चाहिए, क्योंकि R का फॉर्मूला क्या होता है, यही लिख देता हूं मैं, R इक्वल्स टू, यहां से बनो V अपॉन I। तो V दी हुई है, दो दी हुई है, और I दी भी नहीं है, तो इसमें से V और I यहाँ ऊपर वाली कंडीशन में दी हुई है, तो इसके लिए मैं R निकालूंगा। और आपको पता है किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट वैल्यू तो रहेगी ना। वो अगर वोल्टेज 120 हो या 240 हो, रेजिस्टेंस तो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो मैं रेजिस्टेंस फाइंड करता हूं, रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। R इक्वल्स टू V अपॉन I, वैल्यू रखें, V की वैल्यू 120, I की वैल्यू 2.4, पॉइंट हटाया, ऊपर आ गया 0। ठीक है, 24 को 12 से काटा, 2 टाइम्स 12 को काटा 1 से, ऊपर आ गया 100 अपॉन 2, आंसर आ गया 50 ओम। कितना आ गया? 50 ओम। ठीक है, अब R की वैल्यू आ गई और V हमें दिया हुआ है, तो I फाइंड करना है। तो I का फॉर्मूला I इक्वल्स टू V अपॉन R, देन 240 इक्वल अपॉन 50, 0 से 0 गया, 5 4 जा 20, पीछे बचे 4, तो 0 लगेगा वहां पे, पॉइंट लगाएंगे तो आंसर क्या आएगा? 4.8। तो हमारे I की वैल्यू कितनी आई? 4.8 एम्पियर। यहां तक आपको समझ में आया? ये न्यूमेरिकल देखें, आप एक काम करें, अपने आप से सॉल्व करें और इसे समझें। आपको कोई भी डाउट हो रहा है अभी तक जितना हमने टॉपिक किया उसके अंदर, तो आप मैसेज करें, आप कमेंट करें और अपने डाउट को क्लियर करें। थैंक यू।